चलिए, आज हमारी प्रिपरेशन का डे 45। आज का हमारा लेक्चर शुरू करते हुए आज जो हमारा सबसे पहले टॉपिक है वो है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे। देखो, हमने लास्ट दो लेक्चर्स में प्रेसिडेंट के ऑफिस के बारे पढ़ा है। अब इसी, क्योंकि वो सबसे इम्पोर्टेंट ऑफिस है, अब इसी ऑफिस से जुड़ी हुई साथ साथ जो चीज़ें हैं वाइस प्रेसिडेंट के साथ, क्या क्या कॉमन है, क्या क्या अलग है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे स्टडी करेंगे और उसके मुताबिक हम ये सारी की सारी चीज़ें मेकआउट करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले एक चीज बता दूं। देखो, जैसे हम पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, इसका आगे जाके अभी चैप्टर आएगा प्रॉपर। तो जो आप पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो आपका चैप्टर है, पार्लियामेंट के हमेशा तीन हिस्से माने जाते हैं। कई बारी पेपर में सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन जो पेपर्स में आता होता है वो यही आता होता है कि पार्लियामेंट के कितने हिस्से हैं। तो उस चीज को याद रखने के लिए, बताने के लिए मैं आपको यहीं पे क्लियर कर दूं कि पार्लियामेंट के तीन हिस्से होते हैं। ठीक है, तीन हिस्से कौन से होते हैं? आपके दो हाउसेज होते हैं पार्लियामेंट के अंदर। दो हाउसेज होंगे, ठीक है, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। सॉरी, एक होगा आपका हाउस ऑफ पीपल जिसे हम लोकसभा भी कहते हैं, दूसरा होता है काउंसिल ऑफ स्टेट जिसे हम राज्यसभा कहते हैं। ठीक है, आपके दो हाउसेज हैं, टू हाउसेस पार्लियामेंट के अंदर। एक आपका लोकसभा और एक आपका राज्यसभा। लोकसभा को इंग्लिश में हाउस ऑफ पीपल कहते हैं और राज्यसभा को इंग्लिश में काउंसिल ऑफ स्टेट कहते हैं। ये भी मैं आपको यहाँ पे बता दूं, जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है ना, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लोकसभा और राज्यसभा वर्ड नहीं यूज किए हुए। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपके हाउस ऑफ पीपल और काउंसिल ऑफ स्टेट यही वर्ड एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है। देखो, जो हाउस ऑफ पीपल को जो हेड करता है वो होता है स्पीकर। यानी कि अगर बैठा होता है या बैठी होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? स्पीकर रेफर करते होते हैं। जो आपकी काउंसिल ऑफ स्टेट है, जो आपकी राज्यसभा है, यहाँ पे भी ऐसे ही जो टॉप कुर्सी पे बैठे होते हैं उनके लिए एक अलग टाइटल है, उन्हें रेफर किया जाता है चेयरमैन। अभी चेयरमैन कौन होता है एक तो हम ये पढ़ेंगे, उससे पहले आपको बस तीसरा हिस्सा और बता दूं। देखो, दो हिस्से तो आपके पार्लियामेंट के, मतलब ये दो हाउसेज हो गए, ठीक है, जो हमने अभी अभी पढ़े। ठीक है। अब इसके अलावा हाँ, दो हिस्से तो ये हो गए। तीसरा हिस्सा जो होता है वो होता है प्रेसिडेंट को भी, प्रेसिडेंट इन हाउस का कंसेप्ट है, प्रेसिडेंट इन पार्लियामेंट, सॉरी, प्रेसिडेंट इन पार्लियामेंट का क्या मतलब है? देखो, प्रेसिडेंट को भी हिस्सा माना जाता है पार्लियामेंट का, क्योंकि बहुत सारी पार्लियामेंट की एक्टिविटीज हैं जिसके साथ प्रेसिडेंट डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये अगले लेक्चर में हम प्रेसिडेंट की हमने सारी पावर्स और सब कुछ रीड करना है, तो वहां पे जाके ये सारी चीजें कनेक्ट होगी। पर यहाँ पे मैं आपको बता दूं, कभी भी क्वेश्चन आ जाए, पार्लियामेंट के अपने आप में तीन हिस्से होते हैं। दो आपके हाउसेज हो गए, लोकसभा और राज्यसभा, और तीसरा जो हिस्सा है वो प्रेसिडेंट को माना जाता है। कभी भी ये स्टेटमेंट बन के आ जाए या अपने आप में किसी छोटे मोटे पेपर में आ सकती है, अगर आप बाकी ग्रेड की भी तैयारी कर रहे हो साथ साथ, तो ये क्वेश्चन अक्सर बहुत ही आम होता है। ठीक है, और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो उसका आंसर हमेशा होता है कि तीन हिस्से हैं आपकी पार्लियामेंट के। अब sorry, अब इस चीज के ऊपर बढ़ते हुए कि चेयरमैन कौन होता है। देखो, चेयरमैन, हमने ये जो चीज ली है ना, हमारे यहाँ पे राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है? हमारे यहाँ पे राज्यसभा का चेयरमैन आपका का एक्स ऑफिशियो, राज्यसभा का जो चेयरमैन है वो इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट होता है। ठीक है, ये कैसे, मतलब ये सारी की सारी चीज, यानी कि हमारे इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट होता है। ठीक है, यानी कि जो राज्यसभा है, राज्यसभा को जो हेड करता है, राज्यसभा के जो सेशन चलाता है, सब कुछ चलाता है, वो है आपका वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, जो चेयरमैन की पोजीशन है राज्यसभा के अंदर वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया संभालता है। ऐसा क्यों? देखो, इसके दो कारण है। सबसे पहले तो हमने जहां से कॉन्स्टिट्यूशन बोरो किया, हमने अमेरिका से, ये वाला जो फीचर है कि वाइस प्रेसिडेंट अपर हाउस का चेयरमैन होगा, ये हमने अमेरिका से बोरो किया। अमेरिका के अंदर देखो, प्रेसिडेंट के बाद एक और ऑफिस होता है, वो होता है वाइस प्रेसिडेंट का। ठीक है, आपके जो बाइडन और कमला हैरिसन जैसे हैं, तो कमला हैरिसन आपकी वाइस प्रेसिडेंट है। वो, अब देखो, आम दिनों में अमेरिकन पॉलिटिक्स में क्या होता है कि सारी की सारी पावर प्रेसिडेंट के पास है।
वाइस प्रेसिडेंट बनाया ही क्यों जाता है? देखो वाइस प्रेसिडेंट, पहले अमेरिका का एग्जांपल देता हूँ फिर इंडिया का कंटेक्स्ट देता हूँ। अमेरिका के अंदर वाइस प्रेसिडेंट बनाने का सिर्फ एक ही लॉजिक है कि अगर कभी प्रेसिडेंट की डेथ हो जाए, ठीक है, या प्रेसिडेंट क्रिटिकली इल हो जाए, कोई भी चीज के कारण प्रेसिडेंट ऑफिस नहीं संभाल पा रहा, तो उस केस में वाइस प्रेसिडेंट वहां पे प्रेसिडेंट के रोल निभाने लग जाता है, वो फुल फ्लेज प्रेसिडेंट के तौर पे काम करने लग जाता है। पर ये कंडीशन सिर्फ तब होगी ना जब आपका प्रेसिडेंट अपने फंक्शन नहीं निभा पा रहा, तब आपका वाइस प्रेसिडेंट एक्टिवेट हो रहा है और वो प्रेसिडेंट बन रहा है। पर बाकी सारे टर्म में क्या करे वाइस प्रेसिडेंट के? बिल्कुल फ्री छोड़ दें इसे, ठीक है, फिर तो ये सरकार के पैसे की वेस्टेज है कि एक पर्सन को अपॉइंट भी किया है और उसके कोई और काम ही नहीं है, ठीक है, वो तो कोई काम ही नहीं कर रहा। तो हमने उसे एडिशनली काम देने के लिए जो कि बिल्कुल ऑफिस में से फ्री ना जाए, ठीक है, सरकार के पैसे बर्बाद ना हो, अमेरिका ने क्या किया, वहां पे जो सेनेट है, वो अपने अपर हाउस को सेनेट कहते हैं, उसका उन्होंने उसे चेयरमैन बना दिया। सेम प्रोसीजर हमने फॉलो किया। देखो हमारे यहाँ पे भी जो वाइस प्रेसिडेंट का सबसे इंपॉर्टेंट काम है ना, वो यही है कि जब भी प्रेसिडेंट के ऑफिस में वैकेंसी अकर होगी, ठीक है, तब आपका वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस संभाल लेगा प्रेसिडेंट का, ठीक है, मैक्सिमम 6 महीने के लिए इंडिया में संभालता है। वहां पे तो ये होता है, अमेरिका और इंडिया में फर्क क्या है? अमेरिका में लेट्स सपोज प्रेसिडेंट को देखो, एक तो वहां पे सिर्फ 4 साल का टर्म मिलता है, ठीक है, लेट्स सपोज वहां पे प्रेसिडेंट रिजाइन कर गया या प्रेसिडेंट की डेथ हो गई लेट्स सपोज 2 साल बाद ही, अब पीछे 2 साल बचे हुए थे, अब जो वाइस प्रेसिडेंट होगा वो बाकी के 2 साल प्रेसिडेंट बना रहेगा वहां पे या बनी रहेंगी, ठीक है। हमारे यहाँ पे क्या है, हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट का काम टेम्पररी है, क्योंकि हमारे यहाँ पे हमने प्रोसीजर बनाया कि देखो प्रेसिडेंट जो होना चाहिए ना, वो स्पेसिफिकली इलेक्टेड प्रेसिडेंट के ऑफिस के लिए ही होना चाहिए। तो हमारे यहाँ पे क्या है कि अगर देखो प्रेसिडेंट का ऑफिस किसी भी कंडीशन में वेकेंट पड़ गया, प्रेसिडेंट की डेथ हो गई, ठीक है, प्रेसिडेंट रिजाइन करके चला गया, ठीक है, लास्ट लेक्चर मैंने आपको बताया था, प्रेसिडेंट ने अगर रिजाइन करना हो वो अपनी रेजिग्नेशन कैसे देगा? वाइस प्रेसिडेंट को, ठीक है, अगर वाइस प्रेसिडेंट को रिजाइन करना होता है वो अपनी रेजिग्नेशन किसे देता है? प्रेसिडेंट को। तो वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट एक दूसरे को रेजिग्नेशन लेटर मतलब एक्सचेंज करते हैं अगर किसी ने भी रिजाइन करना हो। अब अगर प्रेसिडेंट रिजाइन कर गया, ठीक है, या क्रिटिकल इल हो गया या डेथ हो गई, तो क्या होगा? देखो अगर इन किसी भी इन केसेस में से हुआ तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस संभाल लेता है, पर वो मैक्सिमम 6 महीने के लिए संभालता है, ठीक है, इन 6 महीने के अंदर अंदर प्रेसिडेंट के इलेक्शन हो जाने चाहिए और एक नया प्रेसिडेंट बन जाना चाहिए, ठीक है। ये 6 महीने के लिए आपकी वैकेंसी जो खाली पड़ा है प्रेसिडेंट का ऑफिस, 6 महीने के लिए आपका वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट बन जाता है, और जब वो प्रेसिडेंट बन जाता है ना, तब वो वाइस प्रेसिडेंट के ना टाइटल से जाना जाता है, ना वाइस प्रेसिडेंट की जो सैलरीज फैसिलिटीज वो सब नहीं मिलती, उसे प्रेसिडेंट की फैसिलिटीज ही मिलती है, उसे रेफर प्रेसिडेंट ही किया जाता है, ठीक है, पर वो मैक्सिमम 6 महीने के लिए पीरियड में होगा। इतने में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बोला जाता है कि आप अपने इलेक्शन कंडक्ट करवा दीजिए, ठीक है, ठीक है। ये जो 6 महीने का पीरियड है, लेट्स सपोज कोई प्रेसिडेंट आपका बीमार हुआ था और बीमारी के बाद मतलब लेट्स सपोज 15-20 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ गया प्रेसिडेंट को, उस टाइम पे आपके वो 15-20 दिन भी कई बार आपके वाइस प्रेसिडेंट को कुर्सी दे दी जाती है, ठीक है, हम वाइस प्रेसिडेंट को, ताकि प्रेसिडेंट का ऑफिस खाली ना रहे, क्योंकि यूनियन गवर्नमेंट के सारे फैसले अल्टीमेटली प्रेसिडेंट के द्वारा साइन किए जा रहे हैं। तो इस कारण हम दोबारा से उन्हें ही ऑफिस में मतलब एक बारी वाइस प्रेसिडेंट को ऑफिस में बिठा देते हैं, प्रेसिडेंट एक्टिंग प्रेसिडेंट के नाम पे, ओथ सारी मतलब प्रोसीजर वही होता है। पर उसके बाद होता क्या है, जैसे ही प्रेसिडेंट रिकवर हो जाता है, वो साथ की साथ जो वाइस प्रेसिडेंट है वो मतलब वो एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पे था, वो अपनी वापस ऑफिस में आ जाएगा वाइस प्रेसिडेंट की, और जो प्रेसिडेंट था वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल लेता है। सेम चीज बाकी चीजों में भी है, जैसे कि 6 महीने के लिए वो एक्टिंग प्रेसिडेंट बन गया, ठीक है, तो अगर 6 महीने मतलब जब भी आप
आपके 6 महीने में इलेक्शन हो जाएंगे, नए प्रेसिडेंट चुन के कुर्सी पे आ जाएगा, वाइस प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी निभाने लग जाएगा और प्रेसिडेंट की जिम्मेदारियां छोड़ देगा नए प्रेसिडेंट के पास। ठीक है। एक चीज इसके साथ, जब भी वो प्रेसिडेंट की जिम्मेदारियां निभा रहा होता है तब वो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा नहीं रहता, क्योंकि चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा वाइस प्रेसिडेंट होता है। जब वो पर्सन आपका प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी निभा रहा है, मैंने आपको पहले ही बताया, उसका टाइटल चेंज होके प्रेसिडेंट का टाइटल हो जाता है, वाइस प्रेसिडेंट का टाइटल नहीं रहता। तो जब वो वाइस प्रेसिडेंट नहीं रहा तो वो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा की भी जिम्मेदारियां नहीं निभाता। चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा मतलब वाइस प्रेसिडेंट की एक बार ऑफिस खाली हो जाता है। ठीक है। यहाँ पे इमीडिएटली फिल करने का, देखो अगर वाइस प्रेसिडेंट की डेथ हो जाए, वाइस प्रेसिडेंट क्रिटिकली इल हो जाए, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोसीजर नहीं है, इलेक्शंस ही होंगे। मतलब अगर वो रिजाइन करके डेथ होगी, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन ही होंगे, जब भरा जाएगा तब भरा जाएगा ऑफिस। बस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का ऑफिस खाली नहीं रहना चाहिए। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का ऑफिस खाली हो सकता है जब वो प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी निभा रहा है या वाइस प्रेसिडेंट की डेथ या रिमूवल हो गया। ठीक है। वो खाली हो सकता है ऑफिस। उतने टाइम में फिर आपका राज्यसभा कैसे काम करेगी, ये हम राज्यसभा के चैप्टर में पढ़ेंगे, पर मैं बताता हूँ। राज्यसभा के अपने मेंबर्स के अंदर से ही ना एक डेप्यूटी चेयरमैन बनाया होता है। जब भी आपका चेयरमैन नहीं प्रेजेंट, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट अपनी जिम्मेदारियां निभा सकता है या छुट्टी पे भी है, नॉर्मल दिन लगा लो, वाइस प्रेसिडेंट है ऑफिस में, बस आज उसका आने का मन नहीं है राज्यसभा में, तब वो डेप्यूटी चेयरमैन को कह देता है कि आज मेरी जगह तुम संभाल लेना। तो बस इस तरीके से ये चीज हो जाती है। ठीक है। तो ये सारा का सारा यहाँ पे प्रोसेस है, क्लियर है। अब वाइस प्रेसिडेंट की ओवरऑल बाकी सारी चीजों के बारे में हम यहाँ पे स्टडी करना शुरू करें। ठीक है। अब देखो सबसे पहले बात करते हैं वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन की। देखो वाइस प्रेसिडेंट के अब इलेक्शन में पार्टिसिपेट कौन करता है, वही प्रेसिडेंट से कंपेयर करना। पहली बात तो सिस्टम ऑफ इलेक्शन बताता हूँ। देखो सिस्टम ऑफ इलेक्शन जैसे हमने प्रेसिडेंट के उसमें पढ़ा था, सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, यही सेम सिस्टम है। एक इनडायरेक्ट इलेक्शन का सिस्टम है, इलेक्शन कमीशन ही करवाता है, और सीक्रेट बैलेट है। सेम चीज जो हमने प्रेसिडेंट के उसमें पढ़ी, सारे पॉइंट सेम है। उसके बाद फर्क यहाँ पे आता है कि इसके यहाँ पे वोट कौन डालता है। देखो इसके यहाँ पे बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। अब यहाँ पे फर्क क्या है, दो चीजों का फर्क है। सबसे पहले तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट डाल रही थी, वो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट नहीं डालती। ठीक है। दूसरा, हम जब प्रेसिडेंट के इलेक्शन पढ़ते हैं तब हम सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स की बात करते हैं। यहाँ पे इलेक्टेड के साथ साथ नॉमिनेटेड भी। तो यानी कि अगर यहाँ पे अब स्टेटमेंट आ जाए ऑल मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, वो स्टेटमेंट सही हो। प्रेसिडेंट के केस में स्टेटमेंट गलत होगी, क्योंकि वहां पे सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स ही पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ पे सारे मेंबर्स एक तरह से पार्टिसिपेट करते हैं, तो ऑल भी अपने आप में सही वर्ड है। ठीक है। बस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर नहीं किए जाते। अब ये भी कई बार क्वेश्चन उठाया गया आपकी मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, इसके ऊपर भी डिबेट हुई कि क्या हमें वाइस प्रेसिडेंट भी सारे इंडिया से चुना जाना चाहिए या नहीं। तो इसको हमने सिर्फ पार्लियामेंट पे क्यों सेट किया, देखो हमने ये माना कि ज्यादातर सभा का काम है इसका, इसने प्रेसिडेंट के तौर पे सिर्फ टेम्पररी काम करना है, वो भी जब जरूरत पड़ी, अगर नहीं पड़ी फिर तो कोई काम ही नहीं है। तो जब टेम्पररी काम है तो इतना पैसा क्यों खर्च करना कि एक पर्सन को हम इलेक्ट करने में, सारे इंडिया में देखो इलेक्शन में खर्चा बहुत होता है, तो जिस पर्सन का काम ही सारे इंडिया की पोजीशन को संभालने के लिए टेम्पररी है, उसके लिए इतना बड़ा लेवल पे खर्चा क्यों करना। जब उसका मेन काम पार्लियामेंट से जुड़ा हुआ है तो उसे मेनली पार्लियामेंट के थ्रू ही उसके इलेक्शन रखो। ठीक है। अब उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, देखो उसे भी सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, 35 साल उम्र होनी चाहिए। बस एक चीज जो मैंने आपको प्रेसिडेंट के वहां पे बताया था, फर्क याद रखना कि कोई भी क्वालिफिकेशन अब यहाँ पे है राज्यसभा की, कोई भी क्वालिफिकेशन जो राज्य
ठीक है, राज्यसभा के अंदर कोई भी क्वालिफिकेशन जोड़ दी जाएगी वो अपने आप ही प्रेसिडेंट के साथ भी जुड़ जाएगी। ठीक है, क्लियर है इस तरीके से। तो अगर कोई भी क्वालिफिकेशन प्रेसिडेंट के साथ जुड़ जाएगी, सॉरी राज्यसभा के साथ जुड़ जाएगी, वही क्वालिफिकेशन वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस के साथ अपने आप ही जुड़ जाएगी, कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक है, बस ये जो पर्सन है इस ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ना होल्ड करता हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट, या वो सारी चीजें सेम है ऑलमोस्ट जो हमने प्रेसिडेंट में पढ़ी। एक्सेप्शन यही 4 ऑफिस फिर से हैं। जो पर्सन प्रेसिडेंट है वो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भी खड़ा हो सकता है। ऐसा नहीं है कि तुम अगर एक ऑफिस ऊपर चले गए तो नीचे नहीं आ सकते, मतलब अलाउड है, लोग आते नहीं है पर अलाउड जरूर है। वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, मिनिस्टर ऑफ यूनियन और एनी स्टेट, इन सबको एक्सेप्शन है कि ये आपके ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं कंसिडर किए जाएंगे। बाकी सारे ऑफिसेज आपके ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में कंसिडर किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है नॉमिनेशन वाइस प्रेसिडेंट की। वाइस प्रेसिडेंट नॉमिनेट कैसे होता है? देखो, जो आपका वाइस प्रेसिडेंट है उसे अपना पेपर फाइल करने के लिए, जब वो इलेक्शन में पेपर फाइल करने जाएगा, जैसे प्रेसिडेंट के टाइम मैंने बताया था कि उससे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को 50 प्रपोजर चाहिए होते हैं और 50 सेकेंडर्स चाहिए होते हैं। वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जिसे भी खड़ा होना है उसे 20 इलेक्टर्स चाहिए, ठीक है, जो उसके प्रपोजर के तौर पे काम करे, और 20 उसे सेकेंडर्स चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 20-20 है, प्रेसिडेंट में 50-50 है। ठीक है, जो उसके इलेक्शन को यानी कि उसके लिए वोट डालेंगे, ये इसलिए किया गया है कि कोई भी नॉन सीरियस कैंडिडेट इलेक्शन में ना आए। ठीक है, इसके अलावा 15,000 का डिपॉजिट आरबीआई के पास रखना पड़ेगा, जो जब्त हो जाता है अगर आपको 1/6 जो टोटल वोटें हैं उसका 1/6 भी नहीं मिला तो आपका ये डिपॉजिट जब्त हो जाएगा। ठीक है, तो पर्सन डरते मारे ना पार्टिसिपेट करेगी, इसी कारण ऐसे बनाया गया। क्लियर है? अब नेक्स्ट कंडीशंस वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस की। ही शुड नॉट बी ए मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। उसे किसी का भी मेंबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे आपके प्रेसिडेंट के ऑफिस के लिए था। देखो, हमारे इंडिया में एक बेसिक सी रूल है कि हमारे इंडिया में एक पर्सन मल्टीपल ऑफिसेज नहीं होल्ड कर सकता। तो ये अगर वो पार्लियामेंट का मेंबर है वो वाइस प्रेसिडेंट नहीं रह सकता, अगर वो वाइस प्रेसिडेंट है तो वो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं बन सकता। ठीक है, मतलब ये होता है कि अगर लेट्स सपोज कोई मेंबर था भी आपके किसी पार्लियामेंट के हाउस का, अगर वो वाइस प्रेसिडेंट बन गया है उसकी हाउस की सीट अपने आप वेकेंट हो जाती है जिस दिन वो वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस को एंटर कर गया और उसका चार्ज संभाल लिया। ठीक है, उसे उसके बाद कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और वो होल्ड नहीं कर सकता। वो सैलरीज, अलाउंस, सब कुछ जो भी उसे मिलेगा वो हमेशा पार्लियामेंट डिसाइड करती है कि कितनी सैलरीज मिलेंगी। देखो, ये सारे ऑफिस का याद रखना, हर ऑफिस की सैलरी, चाहे प्रेसिडेंट का ऑफिस है, वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस है, प्राइम मिनिस्टर और बाकी मिनिस्टर्स का भी जो ऑफिस है, और जो एमपीज है, सबकी सैलरीज, फैसिलिटीज, हर चीज पार्लियामेंट डिसाइड करती है और कोई नहीं डिसाइड करेगा। ये पार्लियामेंट की पावर है। इसके बाद अगर इलेक्शन में किसी को भी डिस्प्यूट आए वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, सेम चीज वही चीज जो हमने पहले पढ़ी है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला होता है। ठीक है, किसी और ये कोई रैंडम पर्सन नहीं कंप्लेंट कर सकता। जो खुद इलेक्शन में खड़ा हुआ है वही लोग कंप्लेंट कर सकते हैं। आप और मैं एज अ कंसर्न सिटीजन हम नहीं जा सकते ऐसे। ठीक है, जो खड़े हुए हैं अगर उनमें से किसी को प्रॉब्लम है वही कंप्लेंट कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के वहां पे फैसला, मतलब डिस्प्यूट फाइल किया जाता है कि क्या प्रॉब्लम है इलेक्शन में, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमेशा फाइनल होता है। री इलेक्शन वही चीज, कोई भी पर्सन जितनी बड़ी मर्जी री इलेक्शन में खड़ा हो सकता है, इंडिया में कोई लिमिट नहीं है इस चीज की। ठीक है, टर्म 5 साल का टर्म मिलता है, वो कभी भी रिजाइन कर सकता है, प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन लेटर दे के उसे रिमूव किया जा सकता है। ये देखो, ये ना बहुत ही इजी प्रोसीजर है वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने का। हमने प्रेसिडेंट को रिमूव करने का भी हमने पढ़ना है क्योंकि वो थोड़ा सा डिफरेंट प्रोसीजर है। पर वाइस प्रेसिडेंट का क्या है,
कभी भी उसे रिमूव किया जा सकता है राज्यसभा द्वारा इनिशिएट करके। अब इसका क्या मतलब है, देखो मेनली जब वो कनेक्शन में जुड़ा हुआ है, वो राज्यसभा से जुड़ा हुआ है, ठीक है, कनेक्शन में मेनली राज्यसभा से जुड़ा है। तो अगर उसे रिमूव करना है, कोई भी उसने वायलेशन की है कोई भी चीज के कारण, तो ये पावर ना एक्चुअली राज्यसभा को दी हुई है कि राज्यसभा वाइस प्रेसिडेंट को सबसे पहले रिमूव करने का मोशन शुरू कर सकती है। वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने का मोशन राज्यसभा में आएगा, 14 दिन का 14 डेज का नोटिस देना है आपके वाइस प्रेसिडेंट को कि आपके खिलाफ रिमूवल का नोटिस आ रहा है, आपको हटाने का नोटिस आ रहा है। उसके बाद राज्यसभा में वोट डलेगी, वोट हमेशा एब्सोल्यूट मेजोरिटी से डलेगी। अब एब्सोल्यूट मेजोरिटी क्या होती है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी का मतलब है 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है, 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे पॉइंट लिख दिया, मैं आपको साथ में हाईलाइट भी कर रहा हूँ, ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है। तो एब्सोल्यूट मेजोरिटी से अगर राज्यसभा ने वोट डाल दी, इसके बाद ये मोशन जाता है लोकसभा के पास। ऐसा नहीं है कि राज्यसभा अकेली रिमूव कर सकती है, ऑब्वियसली वाइस प्रेसिडेंट एक यूनियन का पार्ट है, तो रोल लोकसभा का भी रहेगा, पर वाइस प्रेसिडेंट के केस में राज्यसभा का ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। अब लोकसभा में मोशन गया है, लोकसभा में लोकसभा अपनी खुद की इन्वेस्टिगेशन कैरी आउट करेगी। अगर लोकसभा को लगा कि हाँ चार्जेस सही हैं या जो भी है, लोकसभा भी उसके बाद वोट डालती है, पर लोकसभा कम मेजोरिटी, छोटी मेजोरिटी वाली वोट डालती है, वो है सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी का मतलब होता है बस 50% से एक मेंबर ज्यादा। यहाँ पे देखो ऑलमोस्ट 66% हो गए, 50% प्लस वन ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। देखो अगर किसी को नहीं याद, एक बार एनसीईआरटी के लेक्चर्स दोबारा से देख लेना, लास्ट वाले कुछ लेक्चर्स में है जहाँ पे मैंने आपको ये सारा का सारा अलग अलग मेजोरिटीज क्या होती हैं वो सारा समझाया था, क्योंकि ये सारे पॉलिटी में काम आनी है। अगर नहीं याद तो अगर आपने नोट्स में तब लिखा था तो आप वहां से रिवाइज कर लो, ठीक है, नहीं तो आप वो लेक्चर्स दोबारा से देख लो, ताकि ये चीज़ क्लियर रहे कहीं पे भी जो भी आ रहा है, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे इसे सिंपल लैंग्वेज में जो लिखा हुआ है वो ये है कि राज्यसभा आपके एब्सोल्यूट मेजोरिटी से पास करे और एग्रीड बाय लोकसभा। तो एग्रीड बाय लोकसभा का मतलब है सिंपल मेजोरिटी, ठीक है, 50% प्लस वन। वाइस प्रेसिडेंट को किन ग्राउंड्स पे रिमूव किया जाना है, कोई ग्राउंड आपके कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, राज्यसभा को जो भी ग्राउंड ठीक लगे वो उसके ऊपर शुरू कर सकती है। जैसे हमने प्रेसिडेंट के केस में पढ़ा था, प्रेसिडेंट के लिए ग्राउंड मेंशनड है कि अगर उसने वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किया है, उसे तभी रिमूव किया जा सकता है। अगर उसने वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किया है, उसे तभी रिमूव किया जा सकता है। ये चीज वाइस प्रेसिडेंट के केस में नहीं दी हुई, वाइस प्रेसिडेंट के केस में कोई ग्राउंड नहीं दिया हुआ, वो प्योरली इस बेसिस पे रिमूव हो सकता है कि मतलब कोई भी ग्राउंड बना जा सकता है। लेट्स सपोज उसने राज्यसभा का कोई मोशन ज्यादा ब्लॉक किए हैं और उसके बाद पावर नहीं थी, कुछ भी मतलब जो भी राज्यसभा को ठीक लगे, ठीक है। उसके बाद पर वो ऑफिस चलाता रहता है। देखो अगर 5 साल का वैसे उसे टर्म मिला है, और वो 5 साल से आगे भी ऑफिस में बैठा रहता है, जब तक अगला वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस है ना, एक्सपायर होने से पहले ही इलेक्शन करवा लिए जाए, ताकि नया पर्सन टेक ओवर कर ले पुराने से पहले। पर अगर बाई चांस किसी भी कंडीशन में कि वॉर छिड़ गई या कुछ भी हुआ, जैसे प्रेसिडेंट के केस में भी है, अगर प्रेसिडेंट की इलेक्शन नहीं हो पाए, 5 साल का उसके पास भी टर्म था, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास भी, अगर 5 साल के अंदर अंदर इलेक्शन नहीं हो पाए, तो उससे बियॉन्ड आप जो है कैरी ऑन कर सकते हो टर्म, जब तक नया प्रेसिडेंट के केस में, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के केस में वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस में नहीं आ जाते, ठीक है। तो वैकेंसी कैसे कैसे आ सकती है, उसका टर्म एक्सपायर हो चुका हो, उसने रिजाइन कर दिया हो, उसका रिमूवल हो, और बाय डेथ हो। देखो अगर तो ये ऊपर वाले 3 केस हैं, रिमूव कर दिया, रिजाइन कर गया, देखो अगर छोड़ के चला गया, 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन करवाओ, नए पर्सन को इलेक्ट कर दो, ठीक है।
अगर डेथ हो गई है तो ऑब्वियसली वो ऑफिस नहीं संभाल सकता, 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन करवाओ और नए पर्सन को। अगर रिमूव कर दिया ऑब्वियसली तब भी ऑफिस खाली हो गया, 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन करवाओ, ठीक है, और नया इलेक्ट करो। अगर एक्सपायरी ऑफ टेन्योर हो गया है तो जो सिटिंग प्रेसिडेंट है वो कंटिन्यू करता रहता है, जैसे मैंने आपको बताया, जब तक अगला पर्सन टेक ओवर नहीं करेगा। बाकी सारे केसेस में आपकी 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन हो जाने चाहिए, यही आपका क्राइटेरिया है। क्लियर है? यहाँ तक कोई भी डाउट? ठीक है, अब इसके सिर्फ 2 पॉइंट रह गए। एक मिनट, देखो, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाता है? वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ओथ दिलाता है। एक किसी से चीज दोबारा से रिवाइज भी करवा दो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ओथ कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ओथ दिलाता है, सीजीआई ओथ दिलाता है। अगर सीजीआई खुद अवेलेबल नहीं है, जो भी सीनियर मोस्ट जज होगा, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का, वो पर्सन आपका प्रेसिडेंट को ओथ दिलाएगा। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, ये प्रीवियस ईयर पेपर की स्टेटमेंट्स हैं। देखो, जितनी चीजें मैं बता रहा हूँ, किसी ना किसी साल कोई ना कोई चीज आपके पेपर में आई हुई है। ठीक है, तो घूम फिर के ये सारे के सारे क्वेश्चंस बनते रहते हैं। आपको एक एक लाइन के बारे अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत जरूरी है। ठीक है, क्लियर है? और लास्ट में जाते हुए, प्रेसिडेंट के वाइस प्रेसिडेंट के पास क्या इम्यूनिटीज या प्रिविलेजेस हैं? देखो, उसके ऑफिस में होते हुए उसके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं की जा सकती, सेम प्रेसिडेंट वाला, कि जब वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट, ये दोनों के ऊपर है कि जब भी वो ऑफिस के अंदर होते हैं, मतलब जब कोई पर्सन प्रेसिडेंट है या कोई पर्सन वाइस प्रेसिडेंट है, उसके खिलाफ आप क्रिमिनल चार्जेस नहीं परस्यू कर सकते। ठीक है, उस पर्सन को ऑब्वियसली क्रिमिनल चीजों में जेल नहीं हो सकती। ठीक है, ना वो अरेस्ट हो सकता है, ना वो इम्प्रेजन किया जा सकता है, क्योंकि इंडिया के हाईएस्ट ऑफिसर्स हैं। ठीक है, पर उसे 2 महीने का नोटिस देके आप उसके खिलाफ सिविल प्रोसीडिंग जरूर चला सकते हो। उसने किसी के साथ फाइनेंशियल फ्रॉड किया है, ऐसा कुछ किया है, कोई प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है, ठीक है, या डाइवोर्स ऑब्वियसली इनके भी हो सकते हैं, तो ऐसी कोई चीज है तो ऑब्वियसली वो सारी चीजें हो सकती हैं। क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकती। जैसे अब आप कहोगे कि अगर लेट्स सपोज किसी पर्सन ने प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट की कुर्सी पे बैठ के ही कोई मर्डर कर दिया, ठीक है, वैसे तो हाईली अनलाइकली चांस है कोई इतनी हाई पोजीशन को ऐसे करेगा, पर लेट्स सपोज कर दिया किसी ने, फिर क्या होगा? फिर भी कुछ नहीं हो सकता, उस पर्सन को नहीं अरेस्ट किया जा सकता। अगर उसने शरीयत इम्पीच करेगी, हटाएगी, मतलब अगर उसने ऐसा कुछ किया है तो उसे पहले प्रेसिडेंट की कुर्सी से हटाना पड़ेगा। जिस दिन वो प्रेसिडेंट की कुर्सी से हट गया, वो आम सिटीजन बन गया दोबारा से, अब वो आम सिटीजन बन गया, फिर उसके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग होती है। नॉर्मल केस में भी जब प्रेसिडेंट का टेन्योर खत्म हो गया 5 साल का, और वो नहीं री इलेक्ट हुआ, जब वो आम सिटीजन बन गया है, तब सारे क्रिमिनल चार्जेस उसके ऊपर लग सकते हैं। जब तक वो ऑफिस में है तब तक ऐसा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज इस तरीके से है। क्लियर है? अब लास्ट में चलते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास। देखो, हम कहते हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पूरे इंडिया का हेड है, ठीक है, हेड ऑफ द स्टेट है। पर इसके लिए एक और वर्ड यूज किया जाता है, डिजोर, कि प्रेसिडेंट सिर्फ एक कहने का हेड है, नाम का हेड है, नॉमिनल हेड है। जो एक्चुअल पावर है वो लाई करती है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के पास। प्राइम मिनिस्टर को हम हेड ऑफ द गवर्नमेंट कहते हैं, ठीक है, और आपका डी फैक्टो हेड मानते हैं, जो रियल हेड है, जिसके पास सारी पावर है। ऐसा क्यों? देखो, जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन है, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के मुताबिक जो इन दोनों का रिलेशन है ना, प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सारे के सारे काउंसिल का, इनका ये रिलेशन है कि प्रेसिडेंट कोई भी काम तब तक नहीं कर सकता जब तक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उसे एड एंड एडवाइस नहीं करते। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 74 के अंदर लिखा हुआ है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होना चाहिए जिसका हेड प्राइम मिनिस्टर होगा, जो एड और एडवाइस करेंगे प्रेसिडेंट को, और वो उसके मुताबिक ही अपने सारे के सारे फंक्शन चलाएगा। ठीक है,
तो इस तरीके से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पड़ता है। प्रेसिडेंट के पास बस कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो हम प्रेसिडेंट की पावर में पढ़ेंगे, वीटो पावर्स क्या होती हैं। नहीं, अगर वो पावर नहीं यूज होती तो मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की ही बात मान के प्रेसिडेंट सारे काम करते हैं। मतलब हम जहां पे भी कहते हैं ना कि इसे प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया है, प्रेसिडेंट ने इसके ऊपर साइन किया तभी वो कानून बनेगा, जहां पे भी ये लिखा है उसके पीछे का जो मतलब है वो ये है कि जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने प्रेसिडेंट को बोला है, प्रेसिडेंट ने उसके मुताबिक एक्ट किया है, इस कारण ये चीज ऐसे हुई है। ठीक है, तो हमेशा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से पूछ के ही काम करना है। देखो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कैसे बनते हैं, अब सबसे पहले इसके बारे में बात करें। देखो कॉन्स्टिट्यूशन ने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैसे बनेगा इसके बारे में कुछ स्पेसिफिक नहीं लिखा। कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ जो एक चीज लिखी हुई है वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। यानी कि आपका यानी कि आपका मिल रही हम्म, ठीक है। अच्छा, चलो ऐसे कर लेता हूँ। हाँ, यानी कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज लिखी है कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही अपॉइंट करेगा आपके प्राइम मिनिस्टर को। सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है। पर इसमें प्रेसिडेंट कोई अपनी मन मर्जी नहीं कर सकता। देखो कॉन्स्टिट्यूशन में तरीका नहीं लिखा पर ये कन्वेंशन बन चुकी है। कन्वेंशन ये है कि जो भी पर्सन लोकसभा, राज्यसभा नहीं लोकसभा, जो भी पर्सन लोकसभा में मेजोरिटी मेंबर्स को सपोर्ट करता है, मतलब मेजोरिटी मेंबर जिसे सपोर्ट करते हैं, वो पर्सन आपका प्राइम मिनिस्टर बनेगा। इसका क्या मतलब है? देखो जब भी आपके लोकसभा के इलेक्शंस होंगे, हर पार्टी कोई ना कोई नंबर ऑफ सीट्स जीतती है। ठीक है, हम मान लेते हैं कि लेट्स सपोज तीन पार्टियों ने इलेक्शन, मेनली आपकी तीन पार्टियां जीती इलेक्शन, पर किसी को भी मेजोरिटी नहीं आई है। ठीक है, इन्हें मान लो कि इन्हें 30% सीटें आई हैं, इन्हें भी 30% सीटें आई हैं, इन्हें 40% सीटें आई हैं। ठीक है, तो कोई भी एक पार्टी, देखो अगर आपको लोकसभा के इलेक्शन जीतने हैं, सिंगल हैंड जीतने हैं, कम से कम मेजोरिटी होती है कि जो टाई होता है 50% बराबर होता है, उससे एक सीट बस ज्यादा हो, ये आपकी मेजोरिटी है। पर लेट्स सपोज किसी के पास में मेजोरिटी नहीं आई, 30-30 40 ये बन गया है आपके इस टाइम। देखो अब क्या होगा, कोई भी अगर पार्टी बनाना चाहता है, अगर एक पार्टी की नई सीट आई तो हमारे यहाँ पे क्या होता है कि हम ना गठबंधन की सरकार है, जो कोलिजन गवर्नमेंट है, ये शायद आपस में जुड़ जाए कि हम आपस में सपोर्ट कर लेते हैं, अपने आप में से एक बंदे को प्राइम मिनिस्टर डिसाइड कर लेते हैं कि हमारा प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा। दोनों की सीटें जोड़ के 60% मेजोरिटी बन गई, अपने आप मेजोरिटी में ही है। ये पर्सन को फिर बोल दिया जाता है कि जाओ प्रेसिडेंट के पास जाकर क्लेम कर लो कि तुम्हारे पास लोकसभा में मेजोरिटी है। ये पर्सन जाएगा प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट को जाके बोलेगा कि देखो जी मेरे पास मेजोरिटी है। अब प्रेसिडेंट के पास दो ऑप्शन होते हैं, प्रेसिडेंट इसकी बात मान ले कि हाँ चलो मुझे भी दिख रहा है कि आपके पास मेजोरिटी है, और आप सारे सिक्योरिटी के लिए सारे जितने भी आपके पास 60% सीटें थी, इन सारे एमपीज के साइन ले गए हो कि हाँ हम इसे सपोर्ट करते हैं। पर लेट्स सपोज 1% भी प्रेसिडेंट के मन में डाउट है, तो प्रेसिडेंट क्या कह सकता है कि देखो एक दिन में आप लोकसभा में सारे अपने लोगों को इकट्ठा करो, एक कॉन्फिडेंस मोशन पास करो। कॉन्फिडेंस मोशन का मतलब होता है कि ये सारा का सारा हाउस बैठेगा और जो भी ये प्राइम मिनिस्टर का दावा करने आया है, इसके लिए वोट डालेंगे कि हाँ हम इसमें यकीन करते हैं कि ये बंदा प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। क्योंकि अगर मेजोरिटी लोगों ने, जैसे ये 60% लोगों ने वोट डाल दी कि हाँ हम इसके ऊपर यकीन करते हैं कि ये प्रेसिडेंट बन, प्राइम मिनिस्टर बन सकता है हमारा, तो अपने आप प्रूव हो जाता है कि उसके पास लोकसभा की मेजोरिटी है। देखो सिर्फ लोकसभा वर्ड क्यों, क्योंकि राज्यसभा लोगों द्वारा चुनी नहीं जाती, सिर्फ लोकसभा लोगों द्वारा चुनी जाती है। इस कारण जरूरी है कि लोकसभा ही अल्टीमेटली बताए कि गवर्नमेंट कौन बनाएंगे। तो सारी गवर्नमेंट चलाने वाले काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो हेड है वो प्राइम मिनिस्टर है।
प्राइम मिनिस्टर वो बनेगा जिसके पास लोकसभा की मेजॉरिटी होगी, यानी कि लोकसभा के अंदर मेजॉरिटी लोगों की सपोर्ट होगी। या तो अपनी अकेली पार्टी का हो या गठबंधन की सरकारें बना ले, जो मर्जी तिगड़ी मिगड़ी जहां मर्जी से सीटें जोड़ जोड़ के ला दे। अगर क्या कहते हैं लोकसभा के अंदर मेजॉरिटी बना ली तो बस सरकार बन गई। ठीक है, बस ये चीज। अब इसके साथ में जो चीज है, अगर कोई पर्सन आपका इलेक्शन नहीं लड़ा हुआ अभी, ना वो लोकसभा का मेंबर है, ठीक है, तो क्या वो पर्सन आपका प्राइम मिनिस्टर बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। आपके कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी प्रोविजन है और बाकी मंत्रियों के लिए भी है कि कोई भी पर्सन, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे हो, चाहे मिनिस्टर की कुर्सी पे हो, चाहे वो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है, लोकसभा का मेंबर नहीं है, राज्यसभा का मेंबर नहीं है, ठीक है, ये चीज हम वहां जाके अभी पार्लियामेंट के चैप्टर में और डिटेल से पढ़ेंगे। वहां पे गवर्नमेंट के नीचे वाला स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, कैसे वो बने हैं, ठीक है, तो वो अगले चैप्टर्स आएंगे। तो लोकसभा का मेंबर भी नहीं है, राज्यसभा का मेंबर नहीं है, तो वो भी पर्सन आपका 6 महीने के लिए प्राइम मिनिस्टर या किसी और मिनिस्टर की गद्दी संभाल सकता है 6 महीने के लिए। देखो ये प्रोविजन हमने कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों डाला? हम इस चीज के ऊपर हैं कि देखो अगर हमें इमरजेंसी में किसी पर्सन को प्राइम मिनिस्टर या मिनिस्टर की कुर्सी देनी पड़े, ठीक है, कोई बहुत ही जरूरी सिचुएशन है कि किसी को हमें मंत्री बनाना ही पड़ रहा है, कि हमें लग रहा है इसके टैलेंट की इस टाइम रिक्वायरमेंट है, तो मैं पहले उसे ये थोड़ी कहूंगा कि जाओ पहले इलेक्शन लड़ो, ठीक है, कैंपेनिंग करो, फिर जाके कहीं बनोगे। उसकी तो इमीडिएटली जरूरत है ना। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमने एक प्रोविजन डाला हुआ है कि हम किसी भी इंडिया के सिटीजन को 6 महीने के लिए कोई भी मिनिस्टर का दर्जा दे सकते हैं, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर का। उस 6 महीने के अंदर अंदर उसे लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर बन जाना चाहिए। अगर 6 महीने में वो नहीं बना तो वो सीज कर जाएगा मिनिस्टर बनने से, मतलब 6 महीने बाद वो मिनिस्टर नहीं रह पाएगा। तो ये 6 महीने के अंदर अंदर फिर मतलब हमने एक तरह से इमरजेंसी भी निपटा दी कि हाँ जिस पर्सन की अभी जरूरत थी उसे कुर्सी पे बिठा दिया, और उसे 6 महीने भी दे दिए कि 6 महीने के अंदर अंदर लोकसभा राज्यसभा किसी का भी एक का मेंबर बन जाना, जिसके भी बन सकते हो, और आप कंटिन्यू कर पाओ। ठीक है, इसी से ही दूसरी चीज यहाँ पे एक और चीज भी साथ में बता दूं। देखो अगर आपको कोई भी मंत्री भी बनना है या प्राइम मिनिस्टर भी बनना है, आपको जरूरी नहीं है कि आपको लोकसभा का ही होना चाहिए, आप खुद राज्यसभा से भी हो सकते हो। बस मेजॉरिटी जो आपको प्रूफ करनी है वो लोकसभा में प्रूफ करनी है। ठीक है, जैसे जो आपके डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, वो खुद राज्यसभा के, मतलब लेटेस्ट एग्जांपल में बताता हूँ, इससे पहले देवी गौड़ा वो सब भी रहे हैं राज्यसभा के मेंबर, पर लेटेस्ट एग्जांपल में आपको बताऊं तो आपके जो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे वो राज्यसभा के मेंबर थे, पर उन्होंने उन्हें प्राइम मिनिस्टर बना के कांग्रेस ने ये बोला था कि हम खुद अरेंज कर लेंगे लोकसभा में मेजोरिटी। तो कांग्रेस इस चीज की सिरदर्दी देख रही थी कि लोकसभा के अंदर मेजोरिटी उनकी रहे। मनमोहन सिंह खुद जो थे वो आपके राज्यसभा के मेंबर ही थे। वहीं पे लेटेस्ट एग्जांपल जो आपके नरेंद्र मोदी हैं वो लोकसभा की मेंबर हैं, तो वो लोकसभा के अंदर ही बैठते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर या बाकी मिनिस्टर किसी भी हाउस के हो सकते हैं, लोकसभा के भी राज्यसभा के भी, बस उन्हें एक हाउस का मेंबर होना है और वो एज अ मेजोरिटी लोकसभा के अंदर पर कंट्रोल करनी चाहिए। अगर प्राइम मिनिस्टर लोकसभा के अंदर मेजोरिटी नहीं होल्ड करता, उनकी सरकार गिर जाती है। तो प्राइम मिनिस्टर को आपके अपॉइंट प्रेसिडेंट करता है, और वो तब तक प्राइम मिनिस्टर का अपने आप में कोई टर्म अलग से कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं दिया। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा है कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो कुर्सी पे तब तक बैठे रहते हैं जब तक प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट है। जब तक प्रेसिडेंट आपके चाहेंगे वो तब तक कुर्सी पे बैठे होते हैं। पर अब इसमें चीज क्या है, इसके अंदर मेन वो चीज क्या है कि यहाँ पे प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई डिफाइन नहीं किया गया। प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट का वैसे एक्चुअली जो मीनिंग होता है कि जब तक प्रेसिडेंट आपके साथ खुश है, पर यहाँ पे जो उनकी खुशी है वो इस चीज पे डिपेंड नहीं करती। वो इस चीज पे डिपेंड करती है कि वो कमांड करते हैं मेजॉरिटी लोकसभा के अंदर। जब तक प्राइम मिनिस्टर लोकसभा के अंदर मेजॉरिटी कमांड कर रहा है, उसे हम कहते हैं कि हाँ प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट एग्जिस्ट कर रहा है। जिस दिन लोकसभा के मेजॉरिटी मेंबर्स कहने लगे कि नहीं हमें इस पर्सन पे भरोसा नहीं है, कॉन्फिडेंस मोशन के खिलाफ
उल्टा एक मोशन होता है जिसे हम कहते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन। जब लोगों ने ये पास करना शुरू कर दिया कि हमें भरोसा नहीं है, नो कॉन्फिडेंस है, उस दिन आपका प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को हटा देगा कि तुम प्राइम मिनिस्टर नहीं रह सकते, तुम्हारे ऊपर तो लोकसभा को भरोसा ही नहीं है, मेजोरिटी मेंबर्स को आपके ऊपर भरोसा नहीं रहा। ठीक है, अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है। क्लियर है? अब जब प्राइम मिनिस्टर बन गए, प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद प्राइम मिनिस्टर से पूछा जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा कि मैंने तुम्हें अब बना दिया है, अब तुम बताओ कि बाकी मंत्री तुम्हारे कौन होंगे। तो इसमें अब ये प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर की पावर है। प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर किसी को भी मिनिस्टर अपॉइंट करवा सकता है। अपॉइंटमेंट फाइनली मतलब प्रेसिडेंट ही ओथ दिलाएंगे, प्रेसिडेंट ही लेटर देंगे, पर प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर की बात पे करेंगे। जो प्राइम मिनिस्टर कहेगा कि इस पर्सन को मंत्री बना दो, चाहे वो लोकसभा का मेंबर हो चाहे राज्यसभा का हो, ठीक है, अगर प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया इस पर्सन को आप मंत्री बना दो, मंत्री बनाना पड़ेगा। अगर प्राइम मिनिस्टर ने किसी मिनिस्टर के खिलाफ कहा कि इसे हटा दो, प्रेसिडेंट को उसे हटाना पड़ेगा। तो कोई भी मिनिस्टर बनेगा, मिनिस्टर हटेगा, या वो कौन सी मिनिस्ट्री संभालेगा, मिनिस्ट्रियों को कहते हैं पोर्टफोलियो, वो कौन सी मिनिस्ट्री संभालेगा, ये सब कुछ आपके प्राइम मिनिस्टर के हाथ में होता है। प्राइम मिनिस्टर देखना, तभी कभी ना कभी न्यूज आती रहती है कि प्राइम मिनिस्टर रीशफल करने वाला है, यानी कि सबकी मिनिस्ट्रियां बदलने वाले हैं या कुछ नए मंत्री अपॉइंट करने वाले हैं, क्योंकि ये सारी पावर प्राइम मिनिस्टर के पास है। प्रेसिडेंट वही करेगा इस मामले में जो भी प्राइम मिनिस्टर ने कहा है। ठीक है, तो ये थी। और इसी कारण पूरे मिनिस्ट्री काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, अगर कोई एक मिनिस्टर रिजाइन करके या उसकी डेथ हो जाती है, बाकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपॉइंट कर लिया जाएगा। पर वहीं पे अगर प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो गई या वो रिजाइन करके चले गए, सारा काउंसिल ऑफ मेंबर खत्म हो जाते हैं, बाकी मंत्री नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि देखो, बाकियों को मंत्री बनाने वाला जो इंसान था वो था प्राइम मिनिस्टर। तो इसलिए बोला जाता है कि प्राइम मिनिस्टर का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है। अगर प्राइम मिनिस्टर खुद ही चला गया तो पीछे जो मंत्री हैं इन्हें जिसने अपॉइंट किया था, मतलब जिस प्राइम मिनिस्टर ने किया था वो तो चला गया, तो इस कारण बाकी मंत्रियों को भी रिजाइन करना पड़ता है, वो सारे डिसॉल्व हो जाते हैं, फिर एक नया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनता है। जो भी नया प्राइम मिनिस्टर आएगा, चाहे वो सेम लोगों को दोबारा से मिनिस्टर बना दे, पर सबको दोबारा से ओथ लेनी पड़ती है, सबको दोबारा से चार्ज लेना पड़ता है। ठीक है, इस चीज इस तरीके से। और क्योंकि आपकी सबसे मेन चीज आपकी लोकसभा है, तो अब जब रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती है ना, देखो एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लिए एक चीज बोली जाती है कि ये तैरते भी एक साथ हैं, डूबते भी एक साथ हैं। इसका क्या मतलब है? देखो, जो आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं ये कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा को। इसका क्या मतलब है कि लोकसभा, देखो जब भी आपका लोकसभा का सेशन होगा, लोकसभा किसी भी मिनिस्टर से सवाल करना चाहती है वो कर सकती है, क्योंकि लोकसभा की मेजोरिटी पे ही तो सरकार बनी हुई है। तो लोकसभा जो क्वेश्चन करना चाहे उस मंत्री को आके लोकसभा में जवाब देना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इन्हीं की ही मेजोरिटी के ऊपर सारी की सारी सरकार चल रही है। ठीक है, अगर ये खुश नहीं है तो सरकार गिर जाएगी। ठीक है, तो आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लिए एक चीज बोली जाती है कि तैरते भी एक साथ हैं, डूबते भी एक साथ हैं। इसका क्या मतलब है? देखो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की आपस की मीटिंग में लेट्स सपोज ये 50-60 लोग बैठे हुए हैं, आपस में बहस बसाई जो मर्जी कर रहे हैं, ठीक है, कि तुम्हारी मिनिस्ट्री का ये डिसीजन गलत है, ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। पर जैसे ये मीटिंग के रूम से बाहर जाएंगे ना, इन सबको एक दूसरे को डिफेंड करना पड़ता है, चाहे ये फैसले से एग्री करते हो चाहे ना करते हो, क्योंकि इसे कलेक्टिव, ये एक साथ ही रहेंगे हमेशा। और ये एक दूसरे को डिफेंड करने के लिए लोकसभा में भी जाएंगे, लोकसभा को भी जवाबदेही होंगे। सारे मिनिस्टर्स को लोकसभा के आगे जवाब देना ही पड़ता है। ठीक है, इंडिविजुअली बात करूं, प्लेजर यहाँ पे यू रह गया, इंडिविजुअली सारे के सारे प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट के ऊपर हैं। ठीक है, जब तक लोकसभा मेजोरिटी प्राइम मिनिस्टर कंट्रोल कर रहा है, तो ये सारे के सारे कुर्सी के ऊपर बैठे हुए हैं। दूसरा, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी में जो भी ये हाउस को बिलोंग करते हैं, चाहे ये लोकसभा चाहे ये राज्यसभा, जिस हाउस को ये बिलोंग करते हैं, ये उस हाउस में जाके जवाबदेही हैं कि हाँ हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये वो सब कुछ वो हाउस भी जवाब दे सकता है, मतलब वो हाउस भी।
देखो ऐसा नहीं होता कि जो बंदा मंत्री बन जाता है वो एमपी नहीं रहता। जैसे मैंने आपको पहले बताया, कुछ लोग आपके जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, कुछ लोग आपके मंत्री बन जाते हैं, बाकी सारे के सारे लोग प्राइवेट मेंबर्स उन्हें रेफर करते हैं, पर सारे के सारे लोग एमपी होते ही होते हैं। ठीक है? तो आप जहां से भी एमपी हो, राज्यसभा से हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आप राज्यसभा के हो या लोकसभा के हो, जब उनका सेशन होता है, इन मंत्रियों को सेशन लगाने भी जाना पड़ता है। अब अक्सर ही देखोगे सारे मिनिस्टर्स वहां पे बैठे होते हैं, चाहे वो जवाब नहीं भी दे रहे होते तब भी बैठे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के तौर पे उन्हें वो सेशन अटेंड करना जरूरी है, अटेंडेंस लगती है उनकी वहां पे। इस तरीके से लास्ट एक पॉइंट बताऊं कि देखो आपकी मिनिस्टर्स की ना इंडिया में कोई लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। इसका क्या मतलब है? ये ब्रिटेन से कंसेप्ट है। देखो ब्रिटेन में क्या होता है कि वहां पे आपके सारे बिल्स के ऊपर क्वीन साइन करती है। वहां पे प्रेसिडेंट का कंसेप्ट तो नहीं है, वहां पे क्वीन इतनी पुरानी पड़ी हुई है तो किंग। ठीक है? तो आपके जो भी मोनार्क होगा, चलो जो भी आपके वहां पे टॉप टॉप ऑफिस में बैठा होगा, जो भी मोनार्क होंगे, वो हर बिल के ऊपर वो साइन करते हैं कि ये बिल है, इसके ऊपर साइन कर दिया। पर वहां पे क्या होता है, जो भी मिनिस्ट्री से वो बिल बन के आया ना, उस मिनिस्टर को भी काउंटर साइन करने होते हैं, ताकि उस डॉक्यूमेंट के ऊपर लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी बने। क्योंकि देखो ये जो टॉप ऑफ द स्टेट है, चाहे इंडिया के अंदर प्रेसिडेंट भी है, प्रेसिडेंट थोड़ी बिल बना रहा है ना, प्रेसिडेंट कुछ उस चीज में फैसला ले सकता है। प्रेसिडेंट तो बाउंड है साइन करने के लिए। तो प्रेसिडेंट को तो बस साइन करने ही पड़ेंगे इन सारी चीजों में। तो हम वहां पे क्या होता है ब्रिटेन में, वहां पे मिनिस्टर से भी साइन करवा लिए जाते हैं जिसने वो बिल तैयार करवाया था, ताकि कभी भी इस बिल के ऊपर कोई भी कंट्रोवर्सी हो, पता हो कि किस मिनिस्टर ने ये बिल तैयार करवाया था। इंडिया के अंदर ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। यहाँ पे मिनिस्टर्स को काउंटर साइन करना जरूरी नहीं है, सिर्फ प्रेसिडेंट को साइन करना जरूरी। ठीक है? तो सिर्फ प्रेसिडेंट साइन करता है, मिनिस्टर साइन नहीं करते। हमारे यहाँ पे नो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर वो बिल बाद में गलत भी साबित हुआ, किसी एक मिनिस्टर के ऊपर इल्जाम नहीं लगता इन जनरल कि उसने साइन ही नहीं किया। ठीक है? तो ये था आपका ये वाला लेक्चर।